Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. एक बार फिर मिलते हैं क्लास 11 के लिए, जो कि चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा 4th लेक्चर और इस 4th लेक्चर में हम जो आज बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ गए, उनके ऑपरेशंस भी समझ गए, उनकी अलजेब्रा भी समझ में आ गई और उसमें आयोटा भी समझ में, इमेजिनरी नंबर्स भी समझ में, सब कुछ समझ में आ गया। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो उसको आज देखना है हमें। तो यहाँ पर पहला जो हमारा हेडिंग आता है इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं आपको बताते चलूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी, जैसे मान लीजिए आपके पास जेड है और सपोज दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। आप मान लीजिए ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल ले लीजिए। तो जो आप z लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई या ए प्लस आई बी फॉर्म में, तो उसको आप 3 तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरा है वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरा है पोलर फॉर्म। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ज्यादातर जो हमारे कोर्स में है वो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो हम करेंगे ही और यहाँ पर पोलर फॉर्म भी करेंगे, ठीक है। वेक्टोरियल फॉर्म यहाँ पर हमें नहीं करना है, बट वो वेक्टर के फॉर्म में भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बात आती है कि इसका रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है ज्योमेट्रिकली कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास जो जेड है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया कि ये हमारा जेड है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आपका y होगा। जब ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले मैं यहां पर एक बताते चलूं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिस भी प्लेन में किया जाता है, जैसे आप इस प्लेन ऑफ बोर्ड को मान लीजिए कि ये जो प्लेन ऑफ बोर्ड है इसको आप एक तरह से, इस प्लेन ऑफ बोर्ड को, एक कार्टेशियन प्लेन आपको नजर आ रहा है, इस कार्टेशियन प्लेन में हमने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ली, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर पहले हम लोग ये जान लें कि यहां पर एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस कहते हैं। कौन सी एक्सिस कहेंगे? रियल एक्सिस। और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो आपकी ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये कौन सा प्लेन है जिसमें हमने एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लिया और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस मान लिया, तो फिर ये प्लेन कौन सा हुआ? तो उस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि द प्लेन इन विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक और नाम आप ले सकते हैं आर्गेंट प्लेन। यहां पर एक और नाम ले लेते हैं आर्गेंट प्लेन और एक और नाम ले लेते हैं गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन। तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों का मतलब एक ही है। आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए, आर्गेंट प्लेन बोलिए या गॉसियन प्लेन बोलिए। तो आपने ये बात समझ में आ गई, द प्लेन इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन और गॉसियन प्लेन। तो अभी जो आपको प्लेन ऑफ बोर्ड नजर आ रहा है ये कौन सा प्लेन हो गया? ये नेम एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। एंड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन द फर्स्ट थिंग इज दैट द रियल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस इज ट्रीटेड एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ट्रीटेड एज the imaginary axis and their intersecting point is called the origin। यहाँ पर उसको वैसे ही सारी चीजें मेजरमेंट वैसे ही करेंगे, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशंस आर सेम एज यू स्टडीड अर्लियर। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्वाड्रेंट है, इसी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव नेगेटिव का क्वाड्रेंट है और यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप जानते ही हो, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये यहाँ पर थर्ड हो गया और इसी तरह से ये आपका फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर आपने पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की पहले बात कर ली कि अब हमें इसे सिचुएट करना है। तो देखिए सिचुएट करना है तो अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि जब हमें सिचुएट करना होगा तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी उसका जो रियल पार्ट ऑफ z है
और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो डेफिनेटली साइन में या तो वो प्लस प्लस होगा, या वो माइनस प्लस होगा, या वो माइनस माइनस होगा, या वो प्लस माइनस होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां अलग अलग केस में जैसे हम करेंगे, तो पहले हम यहां अभी इसको समझते हैं और फिर एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पर कि मान लीजिए कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना है x प्लस आई वाई को, तो डेफिनेटली कि आपने मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर आ गया पी एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इस परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा m, और इसको हम यहां पर फिलहाल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां क्या होगा कि ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई x, और यहां पर ये जो वैल्यू आ गई इसको हम बोलेंगे y। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर x इसलिए x एक्सिस पर आ गया क्योंकि ये रियल था, और यहां पर y इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू आया, यानी कि वो इमेजिनरी था। आपको बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था, तो ये हो गया। और इसी को कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ z, जो हमारा OP होगा। अगर हम चाहें यहां पे तो लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू द मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z आप अच्छी तरह पढ़ा है आपने कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, और उसी को हम लोग कहते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये जो आपका z आया मॉड ऑफ z, यही आपका आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिचुएट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका कार्टेशियन प्लेन था वो अब गॉसियन प्लेन में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यही चीज जैसे वेक्टर के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हालांकि यहाँ पे बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हो गया। और तीसरा जो फॉर्म है वो है आपका पोलर फॉर्म या टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, यानी कि जब हम इसको टिग्नोमेट्री के फॉर्म में कर दें, यानी जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं यहां पे मान लीजिए कॉस थीटा निकालता हूं, तो जब कॉस थीटा निकालूंगा तो कहीं ना कहीं कॉस थीटा जो होगा वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहीं से अगर हम साइन थीटा निकाल लें तो वो हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस थीटा भी आपने निकाल लिया, साइन थीटा भी निकाल लिया। अब अगर ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जैसे इसमें थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या x प्लस आई वाई, अगर आप इसे देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है, मॉड है। तो आप इसे देखें तो अगर यहाँ x की वैल्यू हम निकाल लें तो x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी, इसको हम मॉड z बोल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा मॉड ऑफ z और कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ z साइन थीटा। अब अगर आपने कहा x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई क्या हुआ यहां पर, तो x की वैल्यू आपने क्या निकाला, मॉड ऑफ z साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, और यहां पर आपका ये वैल्यू आ गई और प्लस आई मॉड ऑफ z साइन थीटा। अब कहीं ना कहीं अगर मॉड ऑफ z को आप कॉमन निकाल लें तो यही चीज हो जाएगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई, और आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ये जिसमें कॉस आ गया या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स आ गए, रेशियोज आ गए, और वहां पे मॉडुलस भी आ गया। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है वो पोलर फॉर्म कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। एक चीज यहीं पर चलते चलते और पहले बताएं कि तब दूसरा टॉपिक लेंगे, तो यहां पर एक टॉपिक और क्रिएट होता है जिसका नाम है आर्गुमेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट। अब आप सोच रहे होंगे सब कि आर्गुमेंट क्या होता है, ये कौन सी चीज आ गई नई। तो हम यहां पे समझते हैं कि जो यहां पर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, तो देखिए यहां पर जो ज्योमेट्री आई है वो इन ट्रायंगल, यहां पर आप कह सकते हैं OMP
एंगल एम इज इक्वल टू, यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां पर जो थीटा है एक्चुअली यही थीटा जो है वो क्या कहलाता है, बेसिकली मैं बेसिक के लिए बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये जो थीटा है इसी का नाम एम्पलीट्यूड होता है। इसी का नाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड, या इसी को आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। अब ये आर्गुमेंट निकलता कैसे है, इसको भी जरा ध्यान दिया जाए। तो हम आर्गुमेंट निकालेंगे कैसे, तो यहां तो अगर आपका जैसे थीटा है, यहां भी थीटा है, लेकिन वहां साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, तो क्या आप कोई थीटा अगर है और वहां साइन और कॉस दोनों बना रहा है, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर टेन थीटा निकाल लेते हैं इसी वाले ट्रायंगल में। तो जब टेन थीटा निकालेंगे तो दैट विल बिकम द पीएम, और अपॉन यहां पर आ जाएगा ओएम। ओके, और पीएम जो है एक्चुअली में ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसी तरह से ओएम जो है वो है रियल पार्ट ऑफ जेड। तो अगर ध्यान दें आप तो कहीं ना कहीं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये आपका जो है यहां पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। यही चीज आपका जो है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अब ये आर्गुमेंट हमें निकालना होगा, और ये आर्गुमेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग आएंगे। जैसे कोई जरूरी नहीं कि वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ थीटा कुछ और है, यहाँ थीटा आएगा, यहाँ एक्यूट एंगल भी बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही चीज जब यहाँ आएगी तो ये आपका जब यहाँ चेंज करेगा तो इस वाले केस में आपका ये चीज इधर थीटा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो थीटा होगा वो हम कहां से कहां लाई करेंगे, तो वो भी हम आपको बात करते हैं। तो माइनस पाई से लेकर के और थीटा आपका जो है प्लस पाई के बीच में अगर होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहां पर ये सब समझिएगा, नहीं तो बहुत कम ये बातें समझ में आती है और इतना इजीएस्ट भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का टिपिकल सिचुएशन आ जाता है कि हम इन बातों को पूरा जाने कि ये क्या होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इन विच इफ द थीटा लाइज बिटवीन द माइनस पाई टू पाई, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा ये माइनस पाई विल नॉट बी टेकन एंड द पाई विल बी टेकन। सो देयरफॉर अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसी का नाम होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अब हम लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग निकालेंगे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं। यहां आपके सामने एक नया टॉपिक आ चुका है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, और वो टॉपिक क्या है कि आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड। अभी हम लोगों ने बात भी किया है उसके में। आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी एक्सेस। एक बात मैं और बच्चों आपको बताऊं कि अमूमन क्या होता है, मैंने देखा है लोगों को, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता और ना मैं करता हूं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग करते क्या हैं कि जैसे पूरा का पूरा बोर्ड पे लिख डालते हैं और फिर उसको आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। मैं जरा ये काम कर नहीं पाता ज्यादा। मेरे क्वेश्चन लिखना तो मजबूरी है कि क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं टॉपिक को कभी भी मैं पूरी तरह से लिख करके उसको एक्सप्लेन नहीं करता। मैं आपके सामने ही वो बनाऊंगा और उसी पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल लगे कि जो बुक में आया है बुक में भी तो बना हुआ है, आप आराम से बुक में देख सकते हो। तो इसलिए अगर मैं यहां बनाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मेरी कोशिश है आपके लिए कि हमेशा आपको बहुत ही बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो इसमें पहला केस लेते हैं, और पहला जो केस होगा वो हम यहां पर फर्स्ट करके ले रहे हैं, और यहां पर हम मान ले रहे हैं कि इफ z इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां पर a प्लस आई बी है, a प्लस आई बी, वेयर x is greater than 0, y is greater than 0. Point to be noted. तो एक बात क्लियर हो गई कि x भी पॉजिटिव हो गया और y भी पॉजिटिव हो गया। सॉरी, x यहां मैंने लिख दिया है, आप इसे x प्लस वाई कर दीजिए, या चलिए इसे ही मैं x प्लस वाई कर देता हूं, x प्लस आई वाई, वो दिमाग में x वाई आ गया। तो यहां पर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर मैं इसको सिचुएट करूंगा तो डेफिनेटली मैं यहां शॉर्ट में ही बनाने वाला हूं,
बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ हो गया, एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मान लीजिए हमें वहां कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट कि ये पॉइंट P है और ये पी एक्स वाई हो चुका है। यहां पर आप इसे जैसा कि आपने पहले अभी किया ही था, लेकिन वो चूंकि केस नहीं था, वो जनरल केस था। यहां पर हम इसको थीटा मानते हैं, जो आर्गुमेंट है वही हमारा थीटा है और इसी को हम अल्फा मान लेंगे। अब यहां एक नई बात आ गई कि हमने वहां पे डायरेक्ट टेन थीटा निकाला था, अब हम यहां हर केस में अल्फा निकालेंगे, यानी कि टेन अल्फा निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां जरा खुद सोचिए आप कि इसकी जब वैल्यू आप रखेंगे तो इस केस में यहां पर जो टेन थीटा आप निकालेंगे या टेन अल्फा जब निकालेंगे तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा यहां पर हो जाएगा पीएम और अपॉन ओएम। अब यहां पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स पीएम और अपॉन ओएम। और अच्छी तरह आप जानते हैं यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स और पीएम, पीएम का मतलब क्या हुआ? यही चीज आपकी वाई है, यही चीज आपकी वाई है और यही चीज आपकी जो है यहां पर आपका एक्स है। ठीक है, तो ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। अब आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है डेफिनेटली, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव थे यानी कि 10 का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 10 अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। और जब 10 अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एक बात पक्की हो गई कि या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ये अल्फा हो गया। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय थीटा, वो हमेशा थीटा से डिनोट करेंगे। और जो थीटा होगा इस केस में वो इतना ही है, जो अल्फा है वही थीटा है। तो इस केस में यहां पर अल्फा है और इस केस में अगर अल्फा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और इसमें जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो फर्स्ट के लिए, ये जो बात अभी आपने निकाली है वो किसके लिए निकाली है? फर्स्ट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब लाई करेगा जब दोनों ही, जैसे इस टाइप का एग्जांपल हो जाए कि 2 + 3i या 4 + 5i, व्हाटएवर, दोनों ही पॉजिटिव जब मिलेंगे हमें तो वहां पर बीच में जो प्लस साइन होगा और दोनों रियल पार्ट जो है पॉजिटिव होंगे, तो यहां पर आपका जो है दोनों रियल नंबर्स पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर ऐसे केस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट होगा। और ध्यान रखने वाली बात है, जो आर्गुमेंट यहां पर निकाला जाएगा थीटा, वो अल्फा के बराबर होगा अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, क्योंकि यही चीज अभी बारी बारी से बदलने वाली है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब आ जाइए आप सेकेंड केस में। इफ z is equal to x plus iy, where, अब आप एक बात बताइए, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव हो जाता है। नहीं, x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। और जब ऐसा होगा तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए चला जाएगा। अब आप इतना तो समझ रहे, मैं इसका पर्टिकुलर एग्जांपल भी अभी आपको दे देता हूं। तो जब हम यहां पर बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये आपका आ गया। अब आप जब इसे बनाएंगे तो ये आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूं राइट साइड, बेहतर समझ में आएगा। ये आपका हो गया y एक्सिस, y डैश, x डैश, x, ये आ गया। अब डेफिनेटली हमारा जो P पॉइंट होगा वो यहां होगा। क्यों? क्योंकि उसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो हम मान लो यहां पर तो ऐसे ही लिख रहे हैं, वो तो कोई आपके लिए बहुत इशू नहीं है। या आप चाहें तो उसे आप नेगेटिव x भी डाल सकते हैं। तो ये आ गया आपका जो है, और यहां पर ये आ गया m। अब जो है यहां पर जो आपका थीटा होगा, वह ध्यान रखने वाली बात है, थीटा इज द आर्गुमेंट। और थीटा हमेशा आपने कहा था कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -π एंड 2π, इसके बीच में ही हमें लेना है। ठीक है, हालांकि इसके बीच में सारे आ गए, पूरे आपके 2π का जो है वो आ गया, लेकिन
और यहां पर ये वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, अल्फा। तो यहां तक आपकी समझ में आ रहा है, यानी हम इस वाले ट्रायंगल में तो हमेशा वो अल्फा ही आएगा, जैसे ये अल्फा है, ये अल्फा है, लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट है वो ये है। तो पहले हम अल्फा निकाल लें तो आर्गुमेंट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं ना पता है कि ये लाइन यहां होगी कि यहां होगी कि यहां होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कहीं भी हो सकती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो भी 0 से 90 के बीच में वेरी करता है। तो 90 to 180 के बीच में वेरी करेगा, तो हमें क्या पता कि ये एंगल कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ये एंगल पता कर लें तो हमको ये वाला एंगल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, तो उसके लिए तरीका क्या होगा, तरीका वही होगा। तो यहां पर आप टेन थीटा जब निकाल लेंगे तो आप खुद सोचिए कि यहां पर जब टेन थीटा आप निकालेंगे, सॉरी टेन अल्फा, तो यहां पर आ जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। और डेफिनेटली आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा, तो सेकंड केस में चल रहा है। तो ये हो गया। अब यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, आप अल्फा जैसे निकालते हैं वो निकाल लेंगे। तो यहां पर वो हमेशा आपका क्या आएगा, एक्यूट ही आएगा, जो भी एंगल आएगा उसको हम एक्यूट में निकाल लेंगे, वहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब हमारा नहीं है। और ये अंडर मॉड होता है। एक चीज और भी बता दें आपको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो रही है। मिस्टेक क्या है, क्योंकि वो अगर हम और एक्यूरेसी चाहते हैं तो यहां पर हमें करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा आपके लिए। ये वाली चीज अंडर मॉड हो जाएगी, यहां पर आपका जो है ये जो भी लिया जाता है ये अंडर मॉड लिया जाता है, क्योंकि हम यहां पर हमें यहां पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एंगल आएगा वो हमेशा एक्यूट ही होगा, वो 0 से 90 के बीच में होगा, और ये तो इसके हिसाब से इसका जो साइन आएगा वो आएगा। तो इस वजह से हम इसमें हर जगह अंडर मॉड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आपका जो है मॉड हो गया, और आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ओके, अब यहां नेगेटिव भी हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर आपका टेन अल्फा जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में आप निकाल लेंगे टेन इनवर्स, और फिर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, आप उसमें चिंता नहीं करें, और मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि थीटा की वैल्यू अगर हम आते हैं, मान लीजिए, तो थीटा क्या होगा इस केस में, आप खुद सोचो। अगर हम इसको ऐसे आ रहे हैं तो ये पूरा यहां तक अगर आते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो गई, पाई, लेकिन पाई नहीं हुई ना, हमें तो यहीं तक जाना है। तो अल्फा इसमें से कम हो गया, तो जब अल्फा कम हो गया तो पूरे पाई में से अगर अल्फा को घटा दे तो वही थीटा होगा। तो देयरफॉर यहां पर जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये पॉइंट टू बी नोटेड। और अल्फा आप पहले से निकाल चुके हैं, वो तो आपने एक्यूट कोई ना कोई एक्यूट एंगल आएगा तो पाई में से घटा देंगे, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज पाई माइनस अल्फा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि यहां पर देखिए ये अल्फा हो गया और ये पूरा का पूरा यहां तक पाई हो गया, तो ये पाई, और लेकिन हमारा तो आर्गुमेंट यहीं तक आ रहा है, तो ये अल्फा हमने एक्स्ट्रा ले लिया इसमें, तो वो घटा दीजिए, तो आपका जो थीटा होगा इस केस में वो आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में ये कंडीशन होल्ड करेगी तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो आपका आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। अब सिमिलरली हम लोग फिर तीसरे के लिए आ जाते हैं, तो तीसरे के लिए भी काम कर लिया जाए। तो थर्ड केस में क्या होगा कि इफ जेड इज, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आपकी समझ में आ गया। तो यहां पर x प्लस आई वाई है, और यहां पर x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, यानी कि दोनों ही नेगेटिव हो गए। और जब दोनों नेगेटिव आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो वैल्यू आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव का क्वाड्रेंट होता है। तो यहां पर आपका ये आ गया, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। मान लीजिए कि ये पोजीशन आई, यहां पर हमने m ले लिया, यहां पर हमने p ले लिया, ये हमेशा वही आएगा, आपका एक्स वाई आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा उसका तो कोई इस वाले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा तो भी उसको बना लेगा। तो अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, अल्फा, तो ये वैल्यू तो हमेशा अल्फा ही आएगी। अब जब अल्फा निकालने के लिए तरीका तो वही है आपके पास कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इस केस में अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, दोनों ही नेगेटिव होंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड लगा है तो वैसे ही पॉजिटिव होना है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी निकल गई। अब यहां पर खुद सोचो, आप खुद ही बता दोगे अब आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा।
आप बताओ कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर हमें निकालना हो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इधर से आना सही रहेगा या इधर से आना सही रहेगा? हम अब इधर से आएंगे तो हम पाई प्लस अल्फा करना पड़ेगा। तो पाई प्लस अल्फा जो वैल्यू है वो पाई से ज्यादा हो गई, इसीलिए यहां पर लिखा गया था कि जो इसकी वैल्यू होती है वो माइनस पाई से और पाई के बीच में होती है। तो डेफिनेटली यहां पर ऐसा करने के लिए हम हमेशा जो इंटरवल लेंगे वो पाई का लेंगे। तो देयरफॉर ये वैल्यू अब हम इधर से क्यों ना काउंट कर लें। आप खुद भी सोचो कि अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो जब हम ये आएंगे तो ये तो जीरो होता है, और जीरो से जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं तो क्लॉक वाइज जब चलते हैं तो यहां पर आगे पाई, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस पाई और माइनस पाई, लेकिन इधर से आप देखें तो ये वाला प्लस अल्फा, तो इतना हो गया प्लस अल्फा, ये वैल्यू हो गई प्लस अल्फा, और माइनस पाई प्लस अल्फा। अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो पाई माइनस अल्फा, तो ये भी कह सकते हैं आप। नेगेटिव बाहर निकाल लीजिए, जो पाई में से जो अल्फा आएगा वो घट जाएगा, तो जो बचेगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इस केस में जो आ जाएगा वो माइनस पाई प्लस अल्फा होगा, या इसी में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी को हम लोग कहते हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसके लिए आर्गुमेंट हमारा ये हो जाएगा। अब यहां पर आ जाते हैं फोर्थ केस, तो फोर्थ केस भी समझ लेते हैं। तो अब तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कई बच्चे तो अब पॉज करके अभी निकाल देंगे, और निकालने के बाद फिर मुझे चेक करेंगे कि मैंने क्या निकाला है और आपने क्या निकाला है। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर x की वैल्यू देखो, जब फोर्थ में हम जाते हैं तो x यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन y यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो हम यहाँ पर जब इसको सिचुएट करेंगे तो देखिए ये कंडीशन आ जाएगी, और जब ये कंडीशन आएगी तो हमारा ये पोजीशन आ जाएगा, ये m हो गया, ये p हो गया, ये x y रहेगा। इसमें कौन पॉजिटिव है नेगेटिव वो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि क्या है, मैं इसको इसीलिए बार बार कोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है, वो यहाँ पर बताया कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है, तो वो जब प्रैक्टिकल लेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका जो है वो अल्फा हो गया, ठीक है। अब जब अल्फा हो गया तो आप जरा ध्यान दीजिए कि यही जो अल्फा आप निकाल लेंगे उससे, तो अल्फा निकालने का तरीका तो वही होगा, tan इनवर्स और मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ z। अब यहां पर ये निकल गया। आज आप खुद सोचिए कि ये आपका y हो गया, y डैश, और ये x डैश x o। अब आप खुद सोचिए कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट मैं यहां लिखता हूं, आर्गुमेंट ऑफ z। अब आप खुद ही बता देंगे क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ z इतना ही तो हुआ भाई। आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा, जैसे आप इसमें चले थे थर्ड वाले में तो आपका यहां तक आ गया था, अब ये चीज इतनी ही आई, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो अल्फा ही है, लेकिन आ रहे हैं आप नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे तो यहां पर जो होगा वो जो थीटा होगा उस केस में वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपका आर्गुमेंट ऑफ z है थीटा, वो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस अल्फा के बराबर। तो ये आपका जो है वो फोर्थ वाले के लिए आप मतलब आपकी जो वैल्यू है वो आर्गुमेंट की ये हो जाएगी। मैं यहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको हम लोग समझते हैं, तो ठीक है। एक अब तो ये आपने देख ही लिया और इसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं यहीं पर एक क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोई ले लेते हैं, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरह का। तो ये देखते हैं यहां पर, ये हमारे मार्कर को पकड़ लेता है ये बोर्ड जो है, ये बेचारे को बहुत प्यार हो जाता है, छोड़ता नहीं है इसके बाद, ठीक है। मुझे बहुत ताकत लगा के मिटानी पड़ती है, ठीक है। एनीवे, तो अभी यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z if z is equal to 4 minus 3i, 4 minus 3i। आप जरा ये सोचिए कि 4 minus 3i, या आप नेगेटिव वाले में कर दीजिए, चलिए -4 minus 3i कर दीजिए, ठीक। तो -4 minus 3i। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर -4 यानी कि जो रियल पार्ट ऑफ z है
वो आपका -4 है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आपका -3 है, यानी दोनों ही निगेटिव हो गए। और जब दोनों ही निगेटिव हो गए तो वो कहां चले जाएंगे, वो आपके चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो है वीडियो में से आवाज भी आ रही है कि हाँ सर थर्ड में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब आपका जो है जाएगा P। अब यहां हम लिख सकते हैं, यहां हम जब सिचुएट करेंगे तो अब हम लिख सकते हैं, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -4 -3 होगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। अब यहां पर ये अल्फा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका O हो गया, ये तो आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं x डैश, और ये आपका हो गया y डैश। ओके, तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होगा कि अगर हम tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा हमेशा वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका pm ही होगा, तो ये हो जाएगा pm और बेस हो जाएगा om। ओके, और इसी को हम लोग रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोलते ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी जो है वो -4 है, और ये वैल्यू आपकी, तो आपने pm पहले कहा है तो -3 हो गया। ठीक है, और यहां पर ये आपका वैल्यू जो हो गया वो 4 हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आप वैल्यू निकालिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अच्छा, एक काम चूंकि हम लोगों ने ऐसा ले लिया कि इसमें इसकी वैल्यू दिख नहीं रही है, जैसे आपको आसान नहीं होगा निकालने के लिए। हम लोग कोई ऐसी वैल्यू लिए होते जिससे वो कट जाता तो शायद आपको ज्यादा आसान है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, अभी आप इसको समझिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी निगेटिव आ गया, तो आपका OM जो है वो ये हो गया, OM आपका जो है -4 है। तो माइनस और माइनस ऑलरेडी कट चुके हैं, और जब कट गए हैं तो ये वैल्यू आप कितनी आ गई, आपकी 3/4 आ गई। अब चूंकि यहाँ पर एंगल तो आप नहीं बता पाओगे कि एंगल कितना होगा, 3/4 है तो 45 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अब कितना होगा वो निकालने के लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो फिलहाल अल्फा आ गया। अब ये बताइए आर्गुमेंट ऑफ z हमें निकालना है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा ये निकालना बहुत जरूरी है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो आर्गुमेंट ऑफ z जब आप निकालेंगे तो उस केस में देखिए ये आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका थीटा हुआ, और जो थीटा होगा उस केस में वो आपका यहां से लेके यहां तक -π है, और उसमें प्लस अल्फा हो चुका है, यानी -π, और उसी में हमने कहा था आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां पर हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, माइनस और यहां पर पाई और माइनस, एक्चुअली में ये आपका जो है अल्फा है tan इनवर्स, और फिर हो जाएगा 3/4। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z। आपको थोड़ा मजा नहीं आया होगा, क्योंकि आपको मजा इसलिए नहीं आया होगा कि ये वैल्यू आपकी निकल नहीं पाई। तो निकल नहीं पाई तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर ने ऐसा वैल्यू ले लिया है जो वैल्यू निकल नहीं पाए, लेकिन हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और इस तरह का वैल्यू लेते हैं तो उससे देखते हैं कि उस पर क्या वैल्यू निकलती है। तो एक और एग्जाम्पल हम टेकअप कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए रिप्रेजेंट या फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका जो है वो आ रहा है फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 - √3i। ठीक है, और या -1 + √3i, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब इसमें आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है आपको 1/√3 टाइप का बनेगा, और इसकी वैल्यू या √3 बनेगा, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 10 के केस में निकल जाएगा। तो अब आपका जो है सोल्यूशन देखते हैं यहां पर। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + √3i। ओके, तो यहां पर आपका जो है वो यही लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो √3 है, और रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपका -1 है। ओके, तो यहीं पर हम चाहे तो सिचुएशन कर सकते हैं इसका। तो यहां पर देखिए जब x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो ऐसे केस में हमारा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि ये तो पक्का है कि इसका जो शेप बनेगा वो हमेशा ऐसे ही कुछ आएगा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, अरे पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं, वो जो भी आए, जो भी एक्यूट एंगल आए, तो यहाँ पर आ जाएगा m, ये आ जाएगा p, और p का जो आप वो लिखोगे, वो क्या लिखोगे, यहाँ पर x में आ गया है -1,
और यहां पर आ गया √3। ओके, तो ये आ गया आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये आपका y है, इसको आप चाहें तो लिख दीजिए y डैश, और ये x डैश x हो गया, और यहां पर ये o हो गया। तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं अब आपके लिए। अब यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? सबसे पहले आपको फाइंड करना है tan अल्फा। इज इट क्लियर? तो यहां पर आप यहां निकाल लीजिए कि tan अल्फा क्या होगा। तो tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? आपने बताया ही है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट ऑफ z। तो सब आप यहां पर जान रहे हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा इसे छोटा कर दीजिए, अब यहां पर क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सब मैंने लिख दिया है यहां पर, तो √3 और यहां पर आ जाएगा -1। अब देखिए नेगेटिव तो आया, लेकिन उस नेगेटिव का क्या असर है? उस नेगेटिव का असर इसलिए नहीं कि वो तो मॉड लगा हुआ है, हमें क्योंकि इसके एक्यूट से मतलब होता है। तो यहां पर आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू √3। अब जब √3 हो गया तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है? यू नो, π/3। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू हो गई π/3, यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो बड़े आराम से आपने निकाल लिया। देखिए यहां पर अल्फा की वैल्यू निकल गई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने लिया तो उसमें वैल्यू निकल गई। अब नहीं निकल पाएगी तो आपको फिर ऐसे ही फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा? देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ z जब आप निकालेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z। तो उस केस में आप सोचिए, मैंने बताया था कि इसका जो आर्गुमेंट ऑफ z था वो पूरा पाई और फिर इधर से जा रहे हैं तो माइनस अल्फा, यानी कि उतना हम पाई में से अल्फा को घटा देंगे, तो पाई माइनस अल्फा। तो पाई और माइनस अल्फा ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, तो यहां पर आ जाएगा 2π/3। और डेफिनेटली आप सोच के भी देखो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कहीं ना कहीं 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो यहां पर भी बात क्लियर हो पा रही है। तो यहां पर आपका आ गया देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2π/3। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपका एंड होता है, और यहीं पर हम लोग जो है वो इसे एंड करेंगे। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आर्गुमेंट निकालने, एम्पलीट्यूड निकालने आया होगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिचुएट करता है वो किस तरह से उसका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके हिसाब से उसका आर्गुमेंट कितना होता है, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। ठीक है, और अगर कोई बात भी नहीं समझ में आई होगी तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, मैं बार बार बोलता रहता हूं, आप कमेंट करें और जरूर करें और जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको जो पोलर फॉर्म है, या जो हमने लास्ट में लिखा था पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, तो उसमें हम कन्वर्ट करना आपको बताएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ऑल द बेस्ट।